तो पुलवामा में शहीद हुए हर जवान और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कुनबे की अपनी अलग ही दास्तां हैं। उन्हीं में शामिल शाजिया जद्दोजहद की नई इबारत रख रही है। वो अपने बच्चों में भी मुल्क परस्ती का जज्बा भर रही हैं। जैसे उन्होंने देश की सेवा की ऐसे बच्चे भी करें, बेटा भी करे। जी जी मैं भेजूंगी। बेटी कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी बड़े होके। तो जैसे उनका ये था कि बच्चे बड़े होके अच्छी तरह से पढ़ जाएं और अच्छे से बड़े होके अच्छे से कुछ बन जाए। अपने शौहर के बारे में बात करते हुए शाजिया की आंखें कई बार नम हो गईं। हो भी क्यों ना, नसीर अपने विलादत वाले दिन ही अपना फर्ज निभा रहे थे। तमाम परेशानियों और जद्दोजहद के बावजूद शाजिया को अपने शौहर पर फख्र है। तो बहुत गर्व है उन पे कि मुझे इतना ये गर्व है कि वो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए जान दी और देश के लिए इतना कुछ किया, देश की सेवा की। मुझे इस बात का गर्व है और गर्व रहेगा। 13 साल की बेटी फलक को भी पापा की याद बहुत आती है। फलक को भी वालिद की शहादत पर फख्र है। मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सब कुछ लाते थे हमारे और सब कुछ लाते थे। फोन करते थे हमें और फोन करते थे। और कितनी याद आती है पापा की? बहुत आती है। पापा को मिस करती है? हाँ। अब आपको शाजिया की जिंदगी की दूसरी परेशानी बताते हैं। शौहर की शहादत के बाद सरकार की जानिब से शाजिया को कुछ इमदादी रकम दी गई, जिसे लेकर उनके रिश्तेदारों की नीयत खराब हो गई और वो उन रुपए को ऐंठना चाहते हैं। शाजिया ने जानकारी दी कि उनके शौहर के बड़े भाई ने कासिम को जबरन अपने पास रखा हुआ है, जिसे लेकर वो पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उसकी कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। मेरा बच्चा मेरा जेठ ले गया है। सिराजुद्दीन ASI है, वो कोर्ट में है और ऊपर से मेरे पे ये परेशानी है। तो तीन केस उसने मेरे पे डाल दिए हैं। तो बच्चा भी ऊपर से ले गया, ऊपर से केस भी, ऊपर से मेरे अकाउंट भी सीज कर दिए हैं उसने। तो केस के कोर्ट तो ये मेरा ख़त्म नहीं होंगे, ये तो साल भी लग जाए, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो मुझे ये अपील है कि गवर्नमेंट से कि मेरा बच्चा, ये केस बंद किए जाएं और बच्चा मेरे पास मुझे दिया जाए। जी जी, जब तक मैं जिंदा हूँ तो वो कौन है? अगर मेरे सास ससुर भी नहीं है, अगर वो होते तो चलो उनका हक बनता था। इनका कहाँ का हक बनता है जो मेरा बच्चा रखेंगे? ये तो पैसे के पीछे ये सारा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट ने, बेचारों ने मेरी मदद की तो ये पीछे पड़ गया अभी मेरे पे। शौहर को गुजरे अभी 1 साल हुए हैं और शहीद की बेवा अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार उनकी मदद के बजाय उन्हें परेशान कर रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा मुल्क शहीदों को याद कर रहा है, वहीं शाजिया अपने और अपने बच्चों के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। जम्मू से जी मीडिया के लिए जतेंद्र नूरा की रिपोर्ट। पुंछ जिले में सरहद से मुतसिल इलाकों में अपनी नापाक हरकत को जारी रखते हुए आज एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज ने जिले के शाहपुर, कस्बा, किरनी, मंझधार और इस्लामाबाद जैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और गोलीबारी की है। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने गांव शाहपुर में खुदा के घर को भी नहीं बख्शा और गांव की मस्जिद को ही निशाना बनाया, जिसमें लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। उस पर गोले दागे, जिसमें एक नमाजी की मौके पर ही मौत हो गई और 3 नमाजी संगीन तौर से जख्मी हो गए हैं। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है। लोगों का इल्जाम है कि पाकिस्तानी फौज जानबूझकर गांव को निशाना बना रही है, गोलीबारी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की जानिब से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।
मस्जिद में नमाजियों को मार देते हैं, बहुत ही कायराना हरकत है और हम इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। कम से कम आज जुम्मा का दिन है, कम से कम शर्म होना चाहिए भाई। अगर आप फायरिंग करते हो आर्मी इंस्टॉलेशन पे, अगर आप आपस में करते हैं तो ये बात तो चलो मानी जा सकती है कि दो फौजी आमने सामने है, लेकिन सिविल लोगों का क्या कसूर है? सिविल लोग बेचारे नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, डेड बॉडी उठा के रो रहे हैं और मस्जिद में अभी तक कोई पहुंच नहीं सका है। वहाँ कितने जख्मी है ये भी हमें क्लियर तरीके से नहीं कह सकता, क्योंकि देखो गोलाबारी जब रुकेगी तो लोग वहाँ जाएंगे। तो ये बहुत ही बेशर्मी की बात है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने गुजारिश की थी बैंकरों के बारे में, बैंकर तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये मीडिया की वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैंकर लोन लेना हमें ऐसा हो गया है जैसे वो हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढ के लाए थे पहाड़ से, तो इतने सख्त तरीके से बैंकर दिए जा रहे हैं और गोले जो हैं वो फ्री में आ रहे हैं, गोलों का कोई कीमत नहीं है। बैंकर इस्लामाबाद में अभी तक एक बैंकर ने दिया है। इस्लामाबाद में हमें फौरी तौर पर बैंकर चाहिए और मेरे इस पूरे ब्लॉक में बैंकर चाहिए। जो बैंकर आए हैं वो कम है। गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर बैंकर तामीर करवाएं और हमारी जानों को बचाया जाए। क्यों कि हम बगैर किसी दुश्मनी के, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी दुश्मनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें मारा जा रहा है। नहीं तो हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। मुसलमान को क्यों मारेगा? वो सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अगर हमारे साथ प्यार है, हमें बैंकर देना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए और हमें ये लगना चाहिए कि हमारे साथ पे मोदी जी का हाथ है, प्रधानमंत्री का हाथ है और हम उनके हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम कदीर सैन है। हाँ कदीर जी बताइए। जी इधर गोलाबारी हो रही है सुबह से। आज जुम्मा का दिन है, नमाज भी नहीं पढ़ने दी है। वो मस्जिद में लगाया गोला एक शाहपुर में, उधर कुछ एक बंदा शहीद हो गया है, तो जख्मी का कोई पता नहीं है कितने जख्मी हुए हैं। सर गोलाबारी हो रही है, कोई लोग छुप गए हैं, हाँ मकानों के अंदर छुप गए हैं। बैंकर तो में है नहीं है इस्लामाबाद वालों को, इस्लामाबाद में भी गोले लगे हैं, तो आना जाना लोगों का बंद है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बंद हो गई बिल्कुल। वो तो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्या करें सर। हमें बैंकर की बहुत ज़रूरत है, इस्लामाबाद में बैंकर की ज़रूरत है, शाहपुर हर जगह में बैंकरों की बहुत ज़रूरत है कि हम छुप सकें, अपनी जान को बचा सकें सर। और इसी बीच अमरनाथ यात्रा 2020 को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। 23 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसका ऐलान कर दिया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मेंबरान के साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब अमरनाथ यात्रा हुई थी तो उस दौरान उसको बीच में ही रोकना पड़ा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा 2020 को लेकर जो ऐलान है वो कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि 23 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा। एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसका ऐलान किया है और साथ ही ये बताया है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मेंबरान के साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। यानी 23 जून से आप इस पाकीज़ा यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं। तो 23 जून से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसका ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। आपको यह भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत के लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और उन्हें कोर्ट में पेश कर रिहा करने की भी मांग की है। सारा ने अपनी अर्जी में कहा है कि अब्दुल्ला को हिरासत में रखना यकीनी तौर से गैर कानूनी है और आर्टिकल 14, 21 और 22 की खिलाफ वर्जी है। उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से सीआरपीसी की दफा 107 के तहत हिरासत में थे और इस कानून के तहत उमर अब्दुल्ला की 6 महीने की एहतियातन हिरासत की मियाद को 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी, लेकिन उन्हें पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खान मकदम है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर टांग अड़ाई है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवान को खिताब करते हुए उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया है जिससे हिंदुस्तान के साथ टर्की के रिश्ते खराब हो सकते हैं। एर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को बेशर्त हिमायत देने का वादा कर डाला है। एर्दोगान का पूरा खिताब इस्लाम और मुसलमान के इर्द गिर्द घूमता रहा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा उर्फ अतातुर्क की सेकुलर कल्चरल हेरिटेज के उलट एर्दोगान मानो दुनिया भर के मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जी सलाम के आउटपुट हेड सैयद अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास, एक चीज समझना चाहेंगे यहाँ पर कि जो ये मामला सामने आया है, एर्दोगान का यह बयान वाकई में आने वाले वक्त में मजीद परेशानियां बढ़ा सकता है और क्या लगता है कि इससे हिंदुस्तान के और टर्की के रिश्ते खराब हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान और टर्की के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि
रजब तैयब अर्दोगान इस तरह से खुले तौर पर इस तरह के बयान दे, इस तरह का ऐलान करें और ये कहें कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है, किसी तीसरे मुल्क को क्या जरूरत पड़ गई कि वो टांग अड़ा रहा है। आपने भी जो खबर पढ़ी उसमें आपने एक बात पढ़ी है, आपने एक बात बताई है कि रजब तैयब अर्दोगान मुसलमानों के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उनके चूंकि टर्की एक दौर में खिलाफत उस्मानिया का मरकज था, खिलाफत उस्मानिया का बादशाह जो था वो टर्की में बैठता था, वो टर्की में बैठकर तुर्की में बैठकर ओटोमन एम्पायर को चलाता था और पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसकी फिक्र थी। तो आज ओटोमन एम्पायर नहीं है, आज खिलाफत उस्मानिया नहीं है, खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी है। अब रजब तैयब अर्दोगान खिलाफत उस्मानिया को कायम करना चाहते हैं। तो खिलाफत उस्मानिया को कायम करने से पहले अर्दोगान साहब को खिलाफत उस्मानिया के जो सलातीन रहे हैं, जो सुल्तान रहे हैं, उनके किरदार को पढ़ना चाहिए। जैसे आपने मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो आखिरी सुल्तान थे उनके बारे में आपने बताया, तो उनका किरदार उनको पढ़ना चाहिए कि वो एक सेकुलर सुल्तान थे, बादशाह थे। उनका मुसलमानों के लिए वो हमदर्दी रखते थे, मुसलमानों के जो मजहबी हक थे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करते थे। लेकिन रजब तैयब अर्दोगान पाकिस्तान में आते हैं और कश्मीर पर ये बयान देते हैं कि कश्मीर के मसले पर जितना दर्द पाकिस्तान को है, जितना बड़ा मसला कश्मीर पाकिस्तान के लिए है, उतना ही बड़ा मसला टर्की के लिए। ये बहुत ही बेतुका बयान है, वाहियात बयान है, बिना सरपैर का बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक टर्की जैसे मुल्क का एक सरदार, उसका लीडर, उसका प्रेसिडेंट इस तरह का बयान देगा, ये बड़े ताज्जुब की बात है। और उन्होंने ये बयान देकर, मेरा अपना ये मानना है, उन्होंने इस तरह का बयान देकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने उसमें परेशानी में डाल दिया है। वो अपने बयान में कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान चाहे जहां भी रहे, मजहब और सरहद की लकीरें उनको बांट नहीं सकती। यानी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी ठेकेदार बन रहे हैं, आप पाकिस्तान के भी मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रजब तैयब अर्दोगान साहब मुसलमानों के ठेकेदार बने, मुसलमानों के खलीफा बने, बहुत अच्छा है। मुसलमानों के बड़े मसाइल हैं, मिडिल ईस्ट में जाइए, यमन को उजाड़ दिया गया, सीरिया को बर्बाद कर दिया गया, लेबनान को खत्म कर दिया गया, सऊदी अरब के एक अल-हसा सूबे में मुसलमान खून में नहाया हुआ खड़ा हुआ है, बहरीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। रजब तैयब अर्दोगान को वो क्यों नहीं दिखता? रजब तैयब अर्दोगान को सीरिया क्यों नहीं दिखती? रजब तैयब अर्दोगान क्या इसको इमरान खान को खुश करने वाला माना जा सकता है, क्योंकि इमरान खान के सामने सारी बातें कही गई है? नहीं, इमरान खान को देखिए, वो तो अब एक लॉबिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, एक लॉबिंग की जा रही है कि टर्की और चाइना और पाकिस्तान, ये एक लॉबिंग चल रही है। और आप ये देखिए कि अब कुछ ही दिनों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का भी दौरा है इंडिया में। आप इस बयान को समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये पूरी लॉबिंग हो रही है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि रजब तैयब अर्दोगान अगर मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हैं, अगर उनको मुसलमानों से हमदर्दी है, अगर उनको मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से बड़ा दर्द है, तो वो सीरिया के मुसलमानों के लिए जो वो कर रहे हैं वो बंद करें। सीरिया की सरहद टर्की से मिलती है, आज तकरीबन 9 साल होने को आए, सीरिया उजड़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? जो रिपोर्ट्स हैं, जो अलग अलग जो फ्री प्रेस रिपोर्ट देती हैं, उसके मुताबिक सीरिया की में जो बहरान हुआ है उसका जिम्मेदार टर्की है। आईएसआईएस के लड़ाकों का इलाज सीरिया में हुआ है, आईएसआईएस के लड़ाकों का ट्रेनिंग कैंप टर्की में था, टर्की में इलाज किया गया है वहां के जख्मी लड़ाकों का। तो आप पहले वो बंद कीजिए, फिर आप मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, सुन्नी कुर्दों को आपने मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अगर आपको हमदर्दी है तो तकरीबन 3-4 साल से अरब इत्तेहाद के 35 मुल्क यमन जैसे मजलूम मुल्क पर जुल्म ढा रहे हैं, आप क्यों खामोश बैठे रहते हैं? अच्छा चलिए, आप अरब मुल्क का मामला है, दाखिली मामला है, आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सीरिया में हमारी फौज है, आपकी फौज भी वही कर रही है जो दहशतगर्द कर रहे हैं, इंसान मारे जा रहे हैं। और इंसान भी नहीं, आपकी नजर में अगर मुसलमान है तो मुसलमान मारे जा रहे हैं। नहीं, तो चाइना के उइगर मुसलमानों के लिए आप जिस हमदर्दी की बात करते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनका कत्लेआम हो रहा है, तो चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या कश्मीर के मुसलमानों को नमाज पढ़ने की पाबंदी है? क्या कश्मीर के मुसलमानों को कलमा पढ़ने की पाबंदी है? क्या कश्मीर के मुसलमानों को टोपी लगाने की पाबंदी है? क्या कश्मीर के मुसलमानों को मस्जिद में जाने की पाबंदी है? नहीं है ना।
लेकिन उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है कि वो ना अपने 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 कलमा पढ़ सकते, ना नमाज पढ़ सकते, ना रोजा रख सकते, ना टोपी लगा सकते, ना दाढ़ी लगा सकते, ना उनकी औरतें पर्दा कर सकती, और साथ ही साथ उनको उस तरह के भी ग़िज़ा दी जा रही है जो इस्लाम में हराम है। तो आप इतने बड़े जुल्म के खिलाफ चुप हैं, आपको कश्मीर दिख रहा है, इसके पीछे आपकी सियासत है, आप लॉबिंग करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके रिश्ते हिंदुस्तान से बहुत खराब हैं, हिंदुस्तान से टर्की के रिश्ते खराब नहीं हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को खतरे में डाल दिया है, शक के दायरे में डाल दिया है। शक के दायरे में डाल दिया है। लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा, इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान अलग अलग मंच पर गए हैं, उन्होंने इस तरह की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने मुंह की खाई है, सरहद पर वो पिटता है, यूएन में जाता है, वहां जाकर पिटता है, और उसके बाद ट्रंप के सामने जब बात होती है तो वहां पर भी वो अपनी मुंह की खाता है, क्योंकि सीधे तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला हमारा अपना है, हम दो ही बैठकर सुलझा सकते हैं, तीसरा कोई बीच में नहीं होगा। यह अमेरिका से भी वाजे कर दिया गया था, तो फिर टर्की बीच में क्यों आ रहा है? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान दरअसल कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर इस बड़ा मसला बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को बलूचिस्तान नहीं दिखता, पाकिस्तान को गिलगित बल्दिस्तान नहीं दिखता, पाकिस्तान को वजीरिस्तान नहीं दिखता, पाकिस्तान बलूचियों पर जुल्म ढा रहा है, पाकिस्तान ने वजीरिस्तान को उजाड़ दिया, पाकिस्तान गिलगित बल्दिस्तान में पूरा एक अमला तैयार है आजादी के लिए, पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है, वो नहीं दिखता। मसलकी जंग पाकिस्तान में चल रही है, टारगेट किलिंग पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान को अपने ही मुल्क के मुसलमानों के जुल्म नहीं दिखते, उसको कश्मीर दिखता है, इसलिए क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर, और अब उसको ये खतरा है, ये खौफ है कि अब हिंदुस्तान का अगला कदम पीओके को हासिल करना होगा, इसलिए दुनिया का ध्यान कश्मीर में अटकाए रहो, उलझाए रहो। और इस्लाम और मुसलमान, जो कि आप पूरी तारीख में देखेंगे, चाहे जितने भी आप बादशाहों को देखेंगे, सलातीन को देखेंगे, उनकी हुकूमतें जब खतरे में पड़ी हैं, उनकी जब इख्तिदार खतरे में पड़ा है, तो उन्होंने इस्लाम को आगे कर दिया, मुसलमान को आगे कर दिया, ताकि सबका साथ मिल जाए। ये सिंपैथी लेने की कोशिश की है इमरान खान, तो ये कोशिश कर ही रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान या तो उस ट्रैप में फंसे हैं, या वो जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है ताकि उनको बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों का कायद, मुसलमानों का लीडर तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन मेरा यह कहना है, रजब तैयब अर्दोगान साहब, आपको मुसलमानों का लीडर, आपको मुसलमानों का खलीफा, आपको खिलाफत उस्मानिया का वारिस तभी कबूल किया जाएगा जब आप यमन के मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जब आप सीरिया के मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जब आप सऊदी अरब में हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जब आप लेबनान में हो रहे जुल्म सितम और बहरीन में हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, तब आपको मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का रहनुमा होने का हक हासिल है। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान तो हमारा जमहूरी मुल्क है और हमारे यहाँ पर हर किसी को हर कुछ करने की आज़ादी है, और जाहिर सी बात है कि जब हिंदुस्तान के जो वजीर आजम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन इसकी ज़रूरत अगर एर्दोगान को पड़ रही है तो उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपने मुल्क के अंदर खुश है, खुशहाल है, उसको इस मामले में अड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अब्बास हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरे मसले को समझाने के लिए। फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।